गुड इवनिंग। नमस्कार। ज्योतिष की इस चर्चा में हम लाइव हैं और आप सब बंधुओं का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज के इस लाइव में हम दोबारा जुड़े हैं। एक्चुअली दोपहर को भी मैं आपके साथ लाइव था, लेकिन वो प्रयास असफल हो गया था इंटरनेट की प्रॉब्लम से। तो अभी देखते हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। अमृता जी, आपका भी स्वागत है। दिवाकर मिश्रा जी, हार्दिक स्वागत। और राजेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। बेस्ट पेंटिंग पेंटिंग कौन सी वाली बेस्ट है? ये जो ऊपर गणपति महाराज की, या जो आजकल स्केच आ रहे हैं वो वाले? राजन बेदी जी, हार्दिक स्वागत। शैलजा जी, स्वागतम। राजेंद्र संधू जी, हार्दिक स्वागत है। ऑडियो और वीडियो अब क्लियर है, शुक्र है भगवान का। साहिल शर्मा जी, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है। चैतन्य सोनी जी, आपका भी स्वागत है। तो मित्रों, मार्च के महीने में हम, और मार्च के महीने में मैंने अभी नोट किया है कुछ ग्रहों में परिवर्तन होगा, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और त्योहार हैं, हमारे पर्व हैं, शिवरात्रि का है, होली का है, सोमवती अमावस्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे साथ साथ में। सौरभ शर्मा, स्वागत है। मंजू अरोड़ा जी, परमजीत खरे, स्वागत। और दिवाकर मिश्रा जी पूछ रहे हैं, आपने कोई माला धारण नहीं किया प्रभु जी? माला आप सारे दिखा चुका हूं दिवाकर भैया, कोई नई वाली भेजो अब। योगेश दीवान जी, जय जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे योगेश जी का, श्री हिंदू न्यायपीठ से। और भव्य भगवान भोलेनाथ की बारात की तैयारी कर रहे हैं योगेश भाई और सभी सदस्यगण हमारे हिंदू न्यायपीठ के। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं सभी सुनने वाले मित्रों को, संस्थाओं को एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। वो ये है कि हम जब भी हमारे कोई त्योहार पर्व आते हैं, विशेषकर भगवान भोलेनाथ जी का जब विवाह आता है महाशिवरात्रि के रूप में, तो बहुत सारे लंगर भंडारे बहुत सारी संस्थाएं लगाती हैं। वो सब प्रयास करो कि जो भी आप लंगर वितरण करते हैं, भंडारा बांटते हैं, वो जो प्लेट यूज करते हैं ना, थर्मोकोल की या प्लास्टिक की, उससे बचना चाहिए हमें। क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा है पत्तल पर रखकर खाना। दक्षिण में चले जाएंगे ना, आज भी पत्तल पर ही आपको खाना मिलता है वहां पर, चाहे जितने मर्जी ऊंचे घराने के लोग हों। तो हम थर्मोकोल की प्लेट्स यूज करने लग गए हैं, ग्लास यूज करने लग गए हैं, प्लास्टिक का प्रयोग ज्यादा बढ़ गया है, जो निस्संदेह कैंसर का कारक है। थर्मोकोल के गिलास में चाय पीना, कॉफी पीना, वो जो प्लास्टिक के अंदर विषैले तत्व होते हैं वो भी अंदर ले जाता है। तो सभी संस्थाओं से जो लोग लंगर की तैयारी कर रहे हैं, भंडारे की, उनसे यही प्रार्थना है कि पत्तल का डोना हो, पत्तल की प्लेट हो, और प्रयास कीजिए जो आजकल चम्मच कांटा भी बन गया है लकड़ी का, वो भी यूज कर सकते हैं। और उसका एक लाभ होगा कि अगर वो सारे जितने यूज्ड होते हैं प्लेट और डोने, उन्हें एक जगह डस्टबिन में इकट्ठा कर लिया जाए, किसी बॉक्स में, डब्बे में, तो उसके दो उपयोग होते हैं। एक तो वो दोबारा कंपोस्ट खाद बन सकता है जमीन में दबाकर। दूसरा, अगर बेसहारा जो पशु हैं जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं सरकारों की नाकामियों के कारण, हालांकि हम लोग काउ सेस भी देते हैं इस देश में, उनके भी वो काम आ जाएगा खाने में। क्योंकि जब हम पत्तल के ऊपर
कोई सामग्री प्रयोग करते हैं, खीर खा ली, पूड़ी खा ली, कड़ा खा लिया, समझ गए ना, तो वो उसके ऊपर लगा रह जाता है, तो वो उसमें पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो वो बेचारा पशु जो गंदगी में मुंह मारता है, नालियों में मुंह मारता है, प्लास्टिक के ढेर पे मुंह मारता है, उससे तो अच्छा होगा कि ये जो पत्तल हैं सारे फिर क्रश करके उन्हें खिलाए जाए। तो ये अच्छा एक सुंदर प्रयास है, मैं तो शुरू करने जा रहा हूँ और मैंने काफ़ी सामग्री मंगवा भी ली है। और जो जो संस्थाएं खुद अपने तरफ से मंगवा रही हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, और जिनको नहीं मिल पाए तो वो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। डोना हो या प्लेट हो, वो पत्तल का प्रयोग करें तो हम पर्यावरण की रक्षा में सिपाही बनकर काम कर सकते हैं। तो इस संदेश के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। विक्की मोगे वाले लिख रहे हैं कि विशाल यश टीवी सीरियल में आ रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, चलिए, हमारे कोई मित्र हैं जो टीवी सीरियल रुद्राक्ष, नाम मुझसे पढ़ा नहीं गया, किसी टीवी सीरियल में हमारे विशाल यश जी आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत अभिनंदन। योगेश जी ने लिखा कि पत्ते के बर्तन का समर्थन, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। और राजेश शर्मा जी कह रहे हैं कि चारा खा लिया, अब काउसेस भी खाएंगे। ये सरकारों की नाकामियां हैं। इसके लिए हम देखिए सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहते हैं, बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं, और संगठन बनाकर सभी युवाओं को ऐसा प्रयास करते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ही चुनी हुई सरकारें हैं, कोई बाहर से तो आई नहीं। हमारी बातें जरूर मानेंगी, सुनेंगी, समझेंगी। हमें सिर्फ अपना संदेश पहुंचाने का एक सिस्टम, एक तरीका पता होना चाहिए। माफ कीजिएगा। राजेंद्र मरवाहा जी, हार्दिक स्वागत है आपका भी। सुरजीत कांडा जी स्वागतम। सचिन सागर खन्ना जी आपका भी स्वागत है। राजवीर सिंह जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। चलिए दोस्तों, लगभग 41 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जुड़ चुके हैं। जो लोग लेट आए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इस समय जब हम आपस में बातें कर रहे हैं, ग्रहों का जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, वो बड़ा ही असंतुलन भरा है। असंतुलन भरा इसलिए है कि बृहस्पति ग्रह इस समय नीच राशि में है। जो ज्ञान देने वाला, जो एक तरह का गाइड है, टीचर है, गुरु है, विद्या प्रदान करने वाला, बुद्धिमता देने वाला बृहस्पति ग्रह इस समय नीच राशि में गोचरत है। और लगभग मैं आपको बता ही देता हूं, 6 अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। संदीप कुमार पब्बी, आपका भी स्वागत है। और एक युति है मंगल और राहु की इस समय, जिसको भारतीय ज्योतिष के अनुसार अंगारक दोष कहा जाता है। राजेश पुरोहित हमारे भाई साहब जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका स्वागत है राजेश भैया। और दुर्गेश कुमार शर्मा जी हमारे ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जी जुड़े हैं, स्वागत है। राजीव कालिया भाई साहब जलंधर से हैं, आप सबका स्वागत है, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो जहां गुरु ग्रह मकर राशि में नीच है, वहां पर एक और युति है जो अभी परेशानी पैदा कर रही है, वो है मंगल और राहु की युति, जिसे अंगारक दोष कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र की लैंग्वेज में। और ये मंगल और राहु का जो मेल है वो है वृष राशि में, 2 नंबर जो राशि है टॉरस साइन में है। तो अपना अपना अवश्य ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल और राहु का मिलना अग्नि और कोयले का मिलना होता है। गगन दिमान जी स्वागतम। नीर चौकर जी स्वागतम। मुक्ति चौधरी जी आपका भी स्वागत है। प्रीति गौरव दीक्षित जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इस मार्च के महीने में कुछ परिवर्तन होंगे, मैं उसकी बात कर लेता हूं। 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में है, उसके बाद सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 11 मार्च तक बुध मकर राशि में है, उसके बाद बुध अगली कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
और जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है इस महीने का वो है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह अभी तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, 17 मार्च तक रहेंगे, लेकिन 18 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक शुक्र ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर शुक्र को कहा जाता है कि उच्च की राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो शुक्र अब 18 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक उच्च की राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे। हालांकि शुक्र के बीच में एक छोटी सी कमजोरी रहेगी कि शुक्र तारा डूबा हुआ है, वो 18 अप्रैल तक शुक्र अस्त रहेगा। क्योंकि शुक्र उच्च राशि में होगा, हालांकि अस्त होगा, फिर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऊपर शुरू हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जब भी ग्रह कोई वक्री होते हैं, नीच होते हैं, अस्त होते हैं, उन लोगों के ऊपर तो पूरा प्रभाव डाल देते हैं जिनके जन्म से ही कुंडली में भी नीच हो, वक्री हो और अस्त हो। और जो बच्चे इन दिनों में पैदा हो रहे हैं उनकी कुंडलियों में तो कई असंतुलन भरे योग भी आ रहे हैं। जैसे मंगल राहु उन बच्चों की कुंडली में आएगा जो आजकल के दिनों में पैदा हो रहे हैं, वैसे ही बृहस्पति भी नीच उन बच्चों की कुंडली में आएगा जो आजकल जिनका जन्म हुआ है। और आज और कल पिछले 2 दिन तो चंद्रमा भी केतु के साथ रहे हैं, जिसको चंद्र ग्रहण दोष कहा जाता है। तो ये चीजें उस समय ध्यान रखी जाती हैं जब बच्चों का जन्म होता है, या फिर उस समय ध्यान रखी जाती हैं जब ट्रांजिट में ये ग्रह नीच हो, वक्री हो, अस्त हो और हमारी कुंडली में भी वैसे ही हो। यानी कि हम रिसीवर कैसे हैं, उन ग्रहों की रेस को रिसीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये एक टेक्निक है एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की, जिसे हम उपाय के तौर पे फिर आपको कलर थेरेपी के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मैं स्वयं आपके साथ, जब भी मुझे देखोगे येलो, रेड, ऑरेंज, मैरून कलर में देखोगे, सारा बैकग्राउंड देख लीजिए, पीछे थोड़ा मैरून कलर है, कुर्सी का ऊपर का हिस्सा भगवा है, ऑरेंज कहते हैं, कुर्ता पीले रंग का है, पेन लाल रंग का है, और हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर भी जो धागा है माँ बगलामुखी का पीले रंग का बंधा हुआ है, और बजरंग बली का आशीर्वाद लेके लाल रंग का बंधा हुआ है। तो ये कलर थेरेपी है। इसका बहुत बड़ा असर आता है हमारे जीवन के ऊपर, जिसको हमने फिर उपाय के तौर पे प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो अभी शुक्र ग्रह को आप समझ लीजिए, जिसके बारे में मेरा प्रयास रहेगा कि आज आपके साथ बात करें। अस्त रहेंगे शुक्र 18 अप्रैल तक और मीन राशि में चले जाएंगे 18 मार्च को, और 10 अप्रैल तक फिर वहीं रहेंगे। शुक्र का उच्च होना इतने खराब ग्रहों में थोड़ा बहुत राहत का संदेश भी होगा, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको मेष से लेकर मीन लगन तक समझाने का कि आपके किस भाव में शुक्र उच्च हो रहे हैं, और कैसे फिर हम, अगर हमारी कोई दैनिक जरूरत उस भाव के साथ संबंधित हो, तो हम शुक्र के फल को कैश कर सकते हैं उपायों के माध्यम से। माधुरी जोशी जी, आपका भी स्वागत है, और जितेंद्र बहल जी, आपका भी स्वागत है। आप बीच में मुझे ये बताते रहना कि मेरी वॉइस जो है वो सही आ रही है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है कि वॉइस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है आजकल इंटरनेट के कारण। एडवोकेट चेतना जुड़ी हैं, आपका स्वागत है एडवोकेट साहब। और डॉली गौतम जी ने कहा कि गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन, हाँ, बृहस्पति मंगल का कॉम्बिनेशन तो मैं अपने आसपास रखता ही हूं। अनुराधा राय जी, राम राम। साहिल शर्मा जी ने बता दिया कि सही है, बस, क्योंकि फिर ऐसा ना मैं बोलता जाऊं और आवाज वो ब्रेक होती जाए तो फिर सारा मजा खराब हो जाता है। शुक्रिया शुक्रिया डॉली गौतम जी, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और साहिल शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया जो आपने मुझे बताया कि आवाज जो है वो सही आ रही है। और इन ग्रहों के गोचर में जो हमारा मुख्य पर्व आ रहा है वो है अब महाशिवरात्रि, जो कि फागुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। इस बार वो 11 तारीख को पड़ेगा। शंकर भगवान के विवाह का शुभ अवसर माना जाता है। उस दिन का भी लोग प्रयोग करते हैं अच्छे अच्छे उपाय करने के लिए। ठीक है, एक तो याद रखिएगा, जिन लोगों की कुंडलियों में कोई ग्रह कमजोर हो, विशेषकर शुक्र कमजोर हो, क्योंकि शंकर और पार्वती जी का जो विवाह है उसका शुक्र से बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि कामदेव ने धनुष चलाया था तो तपस्या से उठे थे
शंकर भगवान। हालांकि उन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया था, लेकिन गृहस्थी में आ गए थे। नीलेश व्यास जी शुक्रिया, भरत मरवाहा जी शुक्रिया, गुंजीत आलूवालिया जी, माधव कृष्ण जी, जितेंद्र बहल जी, संदीप पब्बी जी लिख रहे हैं मेरा शुक्र 8वें घर में है। चलिए इसके ऊपर बात करते जाएंगे साथ साथ। और मनीषा जी ने भी बता दिया है, क्लियर है वॉइस। और सत्येंद्र जी आपका भी स्वागत है। तो 11 मार्च का जो महाशिवरात्रि का पर्व है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं पाठ पूजा भक्ति उपवास के लिए भी, और कुंडली के किसी ग्रह दोष की शांति के लिए भी। और उसके बिल्कुल 2 दिन में शनि अमावस्या भी आएगी, उसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो ये 11 मार्च और 13 मार्च दोनों डेट्स आप याद रखिएगा। और उसके बाद फिर 28 मार्च को पूर्णिमा आएगी जब होली का पर्व होगा, उस दिन का भी बड़ा हम प्रयोग करते हैं। हालांकि कुछ तांत्रिक उपाय किए जाते हैं होलिका के पर्व पर शत्रुनाश के लिए, तो वो एक अलग विषय होता है, किसी दिन उस पर भी बातें करेंगे। आज हम ज्योतिष शास्त्र की बातें ही करते हैं। अजय मल्होत्रा जी आपका भी स्वागत है। चलिए जितने लोग अभी लेट जुड़े हैं उनसे वार्तालाप कर लेते हैं कि अभी टॉपिक तो शुरू हुआ नहीं है। आज हमारी बात होगी शुक्र ग्रह के ऊपर, और ग्रहों में अभी मंगल राहु का अंगारक दोष चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति ग्रह भी नीच राशि में ही गोचर कर रहे हैं, अपना अपना ध्यान रखिएगा। और अभी इतने खराब ग्रहों में काल सर्प योग भी लगा हुआ है आसमान में, इतने खराब ग्रहों में शुक्र ग्रह जो है वो कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन में जाने वाले हैं। थोड़ा बहुत राहत देंगे क्योंकि रहेंगे अभी वो भी अस्थि, तो उसकी आज बात करेंगे हम कैसे फायदा उठाएंगे। तो मित्रों, शुक्र ग्रह जो है उसकी बात शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए कि शुक्र बेसिकली है क्या। इंग्लिश में जिसको वीनस कहा जाता है, शुक्र का संबंध जो है ग्रहों के किस फल के साथ है, इस सारी बातों को समझते जाइए। शुक्र का संबंध है सुख समृद्धि के साथ, शुक्र का संबंध है मटीरियलिस्टिक लाइफ के साथ, शुक्र का संबंध है ऐश्वर्य के साथ। शुक्र ग्रह जो है वो हमारे जीवन में सुख सुविधाएं देने वाला ग्रह होता है। हमारे भाई साहब नरेश गोयल जी जुड़े हैं, समाज सेवा में अग्रणी हैं, और श्री ज्ञान स्थल मंदिर में इनकी सेवा में अक्सर देखता रहता हूं। और जितना भी ये पुण्य का काम करते हैं भाई नरेश गोयल जी और उनकी टीम, उन सबका हार्दिक अभिनंदन कि 700-800 से ज़्यादा विधवा स्त्रियों के लिए राशन का प्रबंध, उनके बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा, वस्त्रों का, कपड़ों का, किताबों का प्रबंध करते रहते हैं। और आप सबकी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि लुधियाना शहर में आपने एक सशक्त संस्था का निर्माण किया हुआ है जो गरीबों की मदद करती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बात आजकल शुक्र ग्रह की कर रहे हैं हम, क्योंकि शुक्र ग्रह नीच राशि में उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा जो इस समय ग्रहों का जिसको चाल कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हेर फेर में है। तो एक राहत भरा ग्रह आ रहा है अपना राशि परिवर्तन करके, तो उसका जरूर फायदा उठाइए, उसकी जरूर जानकारी लीजिए। तो शुक्र ग्रह लग्जरी का ग्रह है, कंफर्ट्स का ग्रह है ना। शुक्र ग्रह सुख समृद्धि का ग्रह है। शुक्र ग्रह रिलेशनशिप का ग्रह भी है। शुक्र के साथ जो रिलेशनशिप जुड़ती है वो प्रेम संबंध है, प्रणय संबंध है, विवाह संबंध है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, पति पत्नी के बीच में, फियांसे जो मंगेतर है उनके बीच में जो संबंध उत्पन्न होता है उसे वीनस कहा गया है, शुक्र कहा गया है। शुक्र की जो देवी है वो माँ लक्ष्मी है। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कई लोगों को हम बताते हैं कि शुक्र कमजोर है तो उसको व्रत बताया जाता है फिर वैभव लक्ष्मी का। तो शुक्र की जो देवी है वो माँ लक्ष्मी है। शुक्र का जो सुंदर रूप है वो भगवान कृष्ण है। शुक्र का जो कर्पूर गौरम है, कर्पूर गौरम, वो भोलेनाथ स्वयं है। तो ये शुक्र के जो देवी देवताओं को हम साथ में जोड़कर और उनके साथ क्या हमें उपाय करना चाहिए और किस प्रकार किस देवी देवता का संबंध किस ग्रह के साथ है, अगर ये हम समझ लें तो हमारे उपाय सटीक हो जाते हैं। अन्यथा बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं,
है ना। वीरवार के दिन पीला कपड़ा पहनते हैं, बुधवार के दिन हरा कपड़ा, मंगलवार के दिन लाल कपड़ा। ऐसा बहुत लोगों को मैं देखता रहता हूँ और वो परेशान घूमते रहते हैं। तो मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि ये जो आपने सिस्टम बनाया हो ना, मंगलवार को ये, वीरवार को ये, सारा गलत सिस्टम है। क्योंकि आपकी बॉडी किस ग्रह की रिसीवर है आपको समझना पड़ेगा। आपका जन्म लगन क्या है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आप बात नहीं समझेंगे और रतन पहन लेंगे, हीरे मोती मूंगे पुखराज, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो डेली आप कलर थेरेपी अपने मन मर्जी से करने लग जाते हैं ना, कि आज तो वीरवार है पीले पहन लो, शनिवार है काले पहन लो, तो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान होंगे। मैं तो अक्सर उदाहरण देता हूँ कि केमिस्ट की शॉप में तो सारी मेडिसिन होती हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं, लेकिन हर मेडिसिन हर आदमी के लिए काम नहीं कर रही होती। किसी के लिए वही लाइफ सेविंग रिएक्शन कर जाती है, उसकी मृत्यु का कारण भी बनती है, बीमारियों का कारण भी बनती है। तो इसी तरह ये ग्रह हैं, इसी तरह इन ग्रहों के रतन हैं, उनके रंग हैं। इवन कि इसी तरह इन ग्रहों के साथ जुड़े हुए देवी देवताओं के पाठ पूजन भी हैं। हम तो इमोशनल होकर कह देते हैं ना, मैं सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाता हूँ, शाम को शनिदेव को तेल चढ़ाता हूँ, फिर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। ऐसा ये इमोशंस हैं। अगर आप टेक्निक को समझ गए तो फिर आपके इमोशंस और भी मजबूत होंगे। आपकी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति और बढ़ेगी अगर आप टेक्निक समझ गए। अगर आप टेक्निक ना समझ पाए, कुंडली में सूर्य और शनि का दोष है जिसको पितृदोष बोला जाता है, और आपको पता ही नहीं है कि मेरी फेवर में सूर्य देव है या शनि देव है, और आप अनजान में गलत ट्रैक पर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको कुछ रतन पहनने का, कुछ दान का, कुछ उपाय का, कुछ पूजा पाठ का कई बार फल नहीं मिलता। और फिर हमारा ये विश्वास टूटता है, ना केवल ज्योतिष के प्रति, धर्म के प्रति भी टूटता है। बहुत सारे लोग इसीलिए भी धर्म परिवर्तन कर जाते हैं कि भाई मैंने इसको भी ट्राई किया, उसको भी ट्राई किया, उसको भी ट्राई किया, अब इसको छोड़ के नई जगह चलते हैं। मिलता कुछ नहीं है। हर कैंप वैसा ही है, क्योंकि मेरे पास हर प्रकार के लोग आते हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं मेरे पास। सबके साथ मेरी बातचीत चलती है। वो कहते हैं पंडित जी उधर चले जाओ, उधर भी यही कुछ है, इधर चले जाओ, इधर भी यही कुछ है। केवल बात टेक्निक को समझने की और कुछ भी नहीं है। तो तभी तो हर धर्म ने बात एक ही कही है कि ईश्वर एक है, उसको ढूंढने के रास्ते अलग अलग हैं। तो रास्ता ढूंढना पड़ता है। आज जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह की दो राशियां होती हैं, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। ये भी आप याद रख लीजिए। वृषभ राशि और तुला राशि दोनों शुक्र ग्रह की राशियां हैं, और शुक्र जो स्वयं है वो ऐश्वर्य का ग्रह है। थोड़ी हल्की भाषा में बात करें तो ऐश प्रस्ती का ग्रह है, मटीरियलिस्टिक लाइफ का ग्रह है, विवाहिक संबंधों का ग्रह है, प्रेम संबंधों का ग्रह है। हमारे पास कितने सुंदर वस्त्र हैं, गाड़ी कैसी है, घर कैसा है, खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही, वो शुक्र बताता है। शुक्र ग्रह दैत्य श्रेणी का ग्रह है, यह भी याद रख लीजिए। क्योंकि दो श्रेणियां हम कंसिडर करते हैं, कि देव श्रेणी जहां पे आचार्य बृहस्पति हैं, एक दैत्य श्रेणी जहां पे आचार्य शुक्राचार्य जी हैं। तो दैत्य श्रेणी में इनके मित्र हैं बुध, शुक्र और शनि। तो तीन का ये ग्रुप हो गया, बुध, शुक्र और शनि। दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो है बृहस्पति, मंगल, सूर्य और चंद्रमा। और दो छाया ग्रह हमारे पास, राहु और केतु। तो आज जो दैत्य श्रेणी के आचार्य हैं, शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्र ग्रह का कॉम्बिनेशन भी हमें देखना पड़ेगा कि शुक्र ग्रह कई बार कुंडली में युतियों में आ जाता है। जैसे कई कुछ लोग नीचे लिख भी रहे हैं, किसी का चंद्र शुक्र है एक साथ, किसी का मंगल शुक्र है एक साथ, किसी का सूर्य शुक्र है एक साथ, किसी का बुध और शुक्र है एक साथ, किसी का केतु और शुक्र भी हो सकता है, राहु और शुक्र भी हो सकता है, शनि और शुक्र भी एक साथ हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन कई कुंडलियों में होता है। अधिकतर आप पाएंगे कि तीन ग्रह भचक्र में क्योंकि पास पास घूम रहे होते हैं, वो है सूर्य, बुध और शुक्र, बिल्कुल पास पास होते हैं। इसीलिए अधिकतर कुंडलियों में बुध और शुक्र सूर्य के निकट आ जाने के कारण वक्री या अस्त पाए जाते हैं। यह भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध, इनकी दूरी अधिक नहीं हो सकती, इनका जो ट्रांजिट का सर्किट है वो बहुत पास पास है। तो ये सारी
कॉम्बिनेशंस होते हैं आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए। जिन कुंडलियों में भी सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन पाया गया है और शुक्र काफी नजदीक हो जाए, अगर अस्त हो जाए या वक्री हो जाए, उन लोगों के वैवाहिक जीवन में भी डिस्टरबेंस पाई गई है। इस बात को भी याद रख लीजिए। अगर किसी की लाइव एक्सपीरियंस है तो वो आप बता भी सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हैं। अब डाटा कलेक्ट करने में हम 80 to 90% अपने आप को रेटिंग देते हैं। 20% जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनके फिर रिसर्च करते हैं हम लोग। तो 80-85% मैं बोल सकता हूं कि सूर्य और शुक्र कुंडली में इकट्ठे हों तो वहां पर भी शुक्र ग्रह को कमजोर शुक्र माना गया है। वहां पर भी वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों में परेशानियां देखी गई हैं सूर्य और शुक्र में। वो क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत हीटेड है, गर्म गोला है। शुक्र जो है वो बड़ा सॉफ्टी है, नरम गोला है। तो सूर्य और शुक्र जब भी मिलते हैं आपस में तो यहां पर शुक्र ग्रह बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, गर्मी से फूल कुमला जाता है, जल जाता है, पंखुड़ियां उसकी बिल्कुल सहम जाती हैं। तो सूर्य और शुक्र वाली कुंडलियां ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में उनके परेशानी आती है। अगर बहुत सारी खराबी हो सातवें घर में भी, एक तरफ सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं कि कारक शुक्र खराब और सेवंथ हाउस में खराबी, सेवंथ लॉर्ड खराब, तो डाइवोर्स तक की संभावनाएं सूर्य शुक्र के कारण बनती हैं। इस कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए, क्योंकि ये अधिकतर कुंडलियों में होता है। अब आइए, बिल्कुल इनके निकट एक ग्रह चल रहा होता है, बुध ग्रह। अब हो सकता है कभी कभी सूर्य डिग्रीज में कुछ आगे निकल जाए और बुध और शुक्र मिल जाए कुंडली में। जब बुध और शुक्र मिलते हैं तो ज्योतिष शास्त्र ने उसे कहा है विष्णु लक्ष्मी योग। बड़ा प्यारा योग है ये, उसे विष्णु लक्ष्मी योग कहा गया है। और अगर संयोग से ये दोनों ग्रह साथ भी हों, अच्छे राशि में, अच्छे घर में भी हों, और वक्री भी ना हो, अस्त भी ना हो, और अपने लगन के
हो गया एक राशि में, कन्या में, वहां पे मंगल भी है और शुक्र भी है और नीच भी है। तो इंसान जो है उसका जो दिमाग है 24 घंटे वासना की तरफ रहता है, फिर मंगल शुक्र वालों का। इस कॉम्बिनेशन के कारण हमने बहुत सारे घरों में परेशानियां देखी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण, बीमारियों के कारण, यौन रोग के कारण, लेडीज को गायनी ट्रबल्स के कारण, पुरुषों को एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारण। तो यहां पर शुक्र और मंगल जो है वो कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़िया नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शुक्र और मंगल कुछ इस प्रकार मिलते हैं, वहां शुक्र बिल्कुल डेड हो जाता है। देखने वाले क्या देते हैं कि भैया ये तो मंगल शुक्र वाली कुंडली है, तो ऐसी वैसा होगा, इसका चरित्र ये होगा वो होगा। उस बंदे के जीवन में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली जा रहा होता है। तो वो भी मंगल इस शुक्र को बिल्कुल अग्नि से जला देता है, भस्म कर देता है। तो ये मंगल शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं ये जोड़ी खराबी पैदा करती है। अब आइए मंगल और माफ कीजिएगा, शुक्र और बृहस्पति, दो आचार्य अगर मिल जाए, शुक्र बृहस्पति के साथ भी मिल सकता है, वो देवों का गुरु है, वो दैत्यों का गुरु है। ये जब दो ग्रह बृहस्पति और शुक्र किसी की कुंडली में मैंने देखे हैं, उसे कंफ्यूज पर्सनैलिटी कहा गया है, क्योंकि वो योगी है, वो भोगी है। जब जब बृहस्पति की औरा आती है तो उसके अंदर ज्ञान, विद्या, बुद्धि, एजुकेशन जाग जाती है। जब जब शुक्र की औरा आती है, बीच में औरा आता रहता है दिन में, तो उसके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है और वो 24 घंटे कंफ्यूज रहता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति और शुक्र है, और वो सामाजिक जीवन से कभी जब भी परेशान होते हैं, वो आके कहेंगे पंडित जी मेरे को ना कुछ रास्ता बताओ कि मैं हरिद्वार ही चला जाऊं, वृंदावन चला जाऊं, ऋषिकेश चला जाऊं, योग में चले जाऊं, मेडिटेशन में चले जाऊं। तो मुझे पता चल जाता कि इस समय बृहस्पति ऑन है इसका, योग की तरफ। 2 दिन बाद आएगा वो, पंडित जी सारा रेंज हो गया, मेरा दिल करता है नई गाड़ी लूं, नए कपड़े सिलवाऊं, रिलेशनशिप कहीं ठीक करें। फिर मुझे पता चल जाता है इसका शुक्र ऑन हो गया। तो गुरु और शुक्र, योगी और भोगी, दिन में भैया रात में सैया वाला खेल हो जाता है। तो ये बड़ा खतरनाक सा है, इसमें भी कंफ्यूजन रहती है। और ये योग भी कई बार लाइफ में बड़ी ही मिस्ट्री पैदा करता है। इसके कारण भी कई लोगों के घरों में मैंने खराबियां देखी हैं, विशेषकर महिलाओं की कुंडली में गुरु और शुक्र का मिलना ज़्यादा खराब ही देखा गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो बृहस्पति और शुक्र जब मिल जाते हैं, या बृहस्पति सप्तम भाव में मिल जाता है, तो महिलाएं थोड़ी सी धार्मिक हो जाती हैं, पाठ पूजा व्रत की तरफ ध्यान देती हैं, थोड़ा सा शुक्र के प्रति उदासीन हो जाती हैं। तो फिर उनके घर में इम्बैलेंस पैदा होता है पति और पत्नी के स्नेह के बीच में। तो वो ऐसी परेशानियां हम लोगों की सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, बताने का प्रयास भी करते हैं कि भाई शुक्र और गुरु हैं जब इकट्ठे, और वो भी सप्तम भाव में, तो आपको पाठ पूजा की एक लिमिटेशन रखनी चाहिए, नहीं तो यह ग्रस्त जीवन के ऊपर हावी हो जाएगा। तो ऐसे फिर कई उपाय अगले सजेशन हम करते रहते हैं, ताकि अगले का जीवन जो है वो शांत हो, सुखमय हो, वैवाहिक जीवन में परेशानी ना आ जाए। तो दोस्तों ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं पिंड ग्रहों के। अब 2 छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह में कौन कौन से 2 ग्रह आते हैं? एक है राहु ग्रह, एक है केतु ग्रह। शुक्र जब भी इन दोनों में से किसी के साथ भी आ गया, उसको ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है, जिसका संबंध पूर्व जन्म के शुक्र के साथ होता है। पितृदोष का मतलब होता है कि कैरी फॉरवर्ड। पितृदोष के विषय में भी हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उसका संबंध हमारे पूर्वजों के साथ है, पिता, दादा, बाबा, परदादा के साथ है, जिनकी मृत्यु हो गई, उनका तर्पण करवाया हमने। ये उसका बिल्कुल आपकी कुंडली के साथ कोई भी लिंक नहीं है। बुजुर्गों का जो स्वर्गवास कर चुके हैं, उनके पिंडदान का, उनके क्रियाक्रम का आपकी कुंडली के ग्रहों के साथ कोई लिंक नहीं है। हाँ, अगर इग्नोर करेंगे हम इस जीवन में हमारे बुजुर्गों के क्रियाक्रम को, पिंडदान को, है ना, और श्राद्ध कर्म को, तो अगले जन्म में बृहस्पति राहु के साथ खराब आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, ये जो इस जन्म की मेरी कुंडली है वो मेरे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा है, वो कैरी फॉरवर्ड होके आगे आ जाता है। अब ये छाया ग्रह जो है राहु और केतु, इनके साथ अगर शुक्र ग्रह आ गया
तो उसको कहते हैं लक्ष्मी चंडाल, लक्ष्मी श्राप, कलंक योग। ये कलंक योग होता है शुक्र का राहु के साथ होना, शुक्र का केतु के साथ होना। कारण कि ये इसलिए बनता है कि जो जातक है उसने पूर्व जन्म में पत्नी को, प्रेमिका को, प्रेयसी को, किसी महिला को धोखा दिया होगा, प्रेम संबंधों में उलझाकर, संबंध स्थापित करके, फिजिकली उसको भोग कर, विवाह में धोखा, ऐसे जैसे आजकल हम पढ़ते रहते हैं स्टोरीज कई। तो जब वो हम चीटिंग करते हैं, वो शुक्र जो है वो दूषित होता है, फिर वो अगले जन्म में सामने आता है। और कैसे आता है सामने? मेरे पास जब शुक्र राहु या शुक्र केतु वाली कुंडलियां आ जाती हैं, तो वो कई बार यंग एज के बच्चे आ जाते हैं या मैरिज की एज में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं पंडित जी अब मैरिज की एज है, बताइए क्या होगा हमारे जीवन में। कुंडली होती है शुक्र केतु या शुक्र राहु वाली। तो मैं कहता हूं भैया तुम्हें वो जीवन साथी ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है जिसको तुमने चीटिंग की है। बड़े ध्यान से सतर्क रहकर शादी करना। अगर वो जीवन साथी जिसके साथ तुमने चीटिंग की है शुक्र के रूप में जीवन में आ गई या आ गया, तो कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा खुल जाएगा। तो उसका एक ही हल होता है कि जब हम कुंडलियां मैच करते हैं ना, तो उसमें गुण ग्रहों के अलावा बहुत सारे एस्ट्रो पे ये गुण मिल गए हैं, कंप्यूटर पे ये गुण मिल गए, हमने कर ली शादी, बाद में पता चलता है शुक्र राहु वाली कुंडली थी, शुक्र केतु वाली कुंडली थी। अब दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन क्या देखा जाता है, ये मैं आपको छोटा सा एक टिप दे देता हूं। मान लीजिए 25 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए। अगर दूसरी तरफ कन्या की कुंडली में राहु का या केतु का संबंध विवाह स्थान या ससुराल के स्थान के साथ बन गया, तो भैया वो ढूंढती ढूंढती आपके घर पहुंच जाएगी पत्नी के रूप में फिर। क्योंकि उसने, जिसके राहु ग्रह दूसरे घर में, 8वें घर में, 7वें घर में हुआ, उसने तो कोर्ट कचहरी में जाना है लेके अपने पति देव को। किसको लेके जाएगी? जिसकी कुंडली में शुक्र और राहु होगा। और हम आजकल आदी हो गए हैं, मिल गई भी, कंप्यूटर पे मिला ली है, ये भूल गए कि कुंडली कौन सी है, इसमें शुक्र का क्या प्रभाव है। तो ये याद रख लीजिए, बहुत ही सतर्कता से कुंडली मिलाई जाती है। केवल गुण मिल गए, इतने अष्टकूट मिलान हो गया, उसके बाद भी बहुत दुनिया के तलाक हुए हैं, मेरे पास बहुत डाटा है। क्योंकि कुंडली मिलाने के पीछे की टेक्निक हम भूल चुके हैं। तो ये शुक्र राहु के साथ हो, शुक्र केतु के साथ हो, यौन रोग लगते हैं, गायनी ट्रबल्स आती हैं, पुरुषों का सीमेंस वीक हो जाता है, स्पर्म पावर कम होती है, औलाद पैदा करने की शक्ति कम होती है, पुरुष में भी और महिला में भी। क्योंकि शुक्र ग्रह जो है उसे उर्वरक कहा गया है, उसको तो खाद कहा गया है एक तरह की। तो ये शुक्र ग्रह का खराब होना निश्चित रूप से मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, जवानी में कलंक लग जाते हैं, बदनामियां पैदा होती हैं शुक्र ग्रह अगर राहु या केतु के साथ हो। अब ये तो आपने शुक्र के बाकी 8 ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन समझ लिए हैं। अब आइए शुक्र ग्रह कुंडली के 12 भावों में से किन भावों में अधिकतर नुकसानकारी होता है, यह समझ लेना चाहिए, चाहे उच्च राशि में ही पड़ा हो। कुंडली के 3 ऐसे भाव हैं जिन्हें त्रिक स्थान कहा गया है वैदिक ज्योतिष में, यानी कि नेगेटिव हाउस कहा गया है। वो है 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर। 6ठा घर जो होता है कुंडली का, उसे रोग स्थान कहा गया है, रिपु शत्रु का घर कहा गया है, बीमारियों का, कर्जों का, टेंशन का, चिंता का, परेशानी का घर कहा गया है। यहां पर मान लीजिए किसी के शुक्र आ गया, कन्या के या पुरुष के, युवक के, तो ये यौन रोग, गंदी बीमारियों तक ले जाता है। बहुत सारी कुंडलियों में जिनमें इन्फेक्शंस देखी हैं, HIV तक देखे हैं हमने, वो 6ठे भाव में शुक्र का प्रभाव राहु के साथ, केतु के साथ, भड़का हुआ शुक्र मंगल के साथ, और महकता हुआ शुक्र चंद्रमा के साथ, ये 6ठे घर में आ जाते हैं ना जब चंद्र शुक्र, मंगल शुक्र, राहु शुक्र, तो बहुत जल्दी स्किन की एलर्जी होती है, बहुत जल्दी एक दूसरे के स्पर्श से एलर्जी होती है, गंदी बीमारियों तक ले जाता है ये 6ठे घर का शुक्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर 6ठे घर में शुक्र हो तो डायबिटीज तक करवाता है, यूरिनल इन्फेक्शन करवा देता है ये 6ठे घर का शुक्र।
इसी तरह 8वें घर को भी नेगेटिव हाउस कहा गया है। अगर अष्टम स्थान में शुक्र हो, चाहे अपनी राशि का हो, चाहे उच्च राशि का हो, चाहे
लगा हुआ है, जहां सारे ग्रह काल सर्प योग में लिपटे हुए हैं। इतना ज्यादा खराब ये ईयर गया है, 6 अप्रैल तक तो रहेगा ही रहेगा। अब दोबारा फिर मंगल राहु के मिलने से ब्लड एंड वायरस का मेल हो गया, कितना स्ट्रेन बढ़ गया हमारे पंजाब में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जलंधर में नाइट कर्फ्यू ड्यू टू कोरोना हो गया, नवा शहर में भी नाइट कर्फ्यू हो गया है। तो ये मंगल राहु जब मिलने थे, मैंने पहले उस अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है, कल आपको दोबारा शेयर कर दूंगा, कि दोबारा ब्लड के अंदर वायरस अपना इफेक्ट दिखाएगा। पहले ही मैंने लिख दिया था जब मंगल राहु अभी मिले भी नहीं थे। तो ये देखिए स्ट्रेन कितना बढ़ गया है। तो ये मंगल राहु जो है 18 अप्रैल तक ये भी रहने हैं। तो अप्रैल का जो मंथ आएगा वो भी हमारे जीवन में एक चेंज लेके आएगा, क्योंकि 6 अप्रैल को बृहस्पति नीच राशि से निकलेगा। 6 अप्रैल को ही ये संवत बदल जाएगा, जिस संवत ने हमें कोविड नामक बीमारी से सामना करवाया। एक तो अप्रैल का ये कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। दूसरा, 18 अप्रैल को शुक्र ग्रह उदय हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना तारा डूबा हुआ, वो फिर से उदय हो जाएगा। और तीसरा, 13 अप्रैल को मंगल राहु का ये दोष टूट जाएगा। जो आजकल कितने प्लेन क्रैश हुए, पहले पहले दिनों में 5 प्लेन क्रैश हो गए थे, मैंने सारे आपको शेयर किए। कल परसों एक रॉकेट क्रैश हो गया जो हमें चंद्रमा तक या मंगल तक लेके जाने वाला था। तो ये भयानक युति होती है। अप्रैल में ये चीजें ठीक हो जाएंगी। 18 अप्रैल को शुक्र ठीक हो जाएगा, 6 अप्रैल को बृहस्पति, 13 अप्रैल को मंगल और राहु की युति टूट जाएगी। तो ये थोड़ा सा अभी सतर्क रहने वाला महीना है, मार्च का भी और अप्रैल का भी ध्यान रखिएगा। वो लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा जिनकी कुंडलियों में, जैसे गोचर में मान लीजिए बृहस्पति नीच, कुंडली में भी नीच हुआ तो गोल्ड गुम जाता है, कभी कभी सोना गुम जाता है उन लोगों का। शुक्र ग्रह कुंडली में भी अस्त है, ट्रांजिट में भी अस्त हुआ, 7th हाउस डिस्टर्ब हुआ तो डाइवोर्स तलाक हो जाते हैं। तो ये उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जिन लोगों की कुंडलियों में वही योग होता है जो ट्रांजिट में हो और उसी ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही हो, तो वो 100% उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारा शुक्र का खेल मैंने आपको बता दिया है। अब आप कहोगे तो मैं ये भी बता दूंगा आपको कि 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक हमारे किस हाउस के ऊपर लगन के अकॉर्डिंग ये प्रभाव देगा। क्योंकि लंबा लगातार मैंने बोल दिया है, तो 54 मिनट्स हो गए हैं। आपके बहुत सारे, अच्छा कई लोग बीच में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। आदित्य शर्मा है कोई, अनु कपूर है कोई, और अरुण शर्मा है, अरुणा। तो यहाँ पर पता क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभी किसी अनु ने लिखी थी डेट ऑफ बर्थ, वो अब ऊपर चली गई है, तो नाम है पढ़ने लायक, तो नाम है उसको कुछ करने लायक। इसीलिए हम फोनो फ्रेंड करते हैं, है ना। कई लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कोई मुफ्त वाला ज्योतिषी मिल जाए, मैं वहीं पे अपने बच्चे भी पैदा कर लूँ, वहीं शादी भी कर लूँ, वहीं विदेश भी चले जाऊँ फ्री वाले से पूछ के। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए अरेंजमेंट किया हुआ है, फोनो फ्रेंड करते हैं हम। तो यहाँ पे तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा सारी दुनिया को आप बता रहे हैं कि मैं इतने तारीख को इतने बजे पैदा हुआ था, और उसका जो मर्जी देख के जो मर्जी उसको घुमा दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, टाइम ऑफ बर्थ लिखें, तो वो मेरे को समझ ही नहीं आती। वो एक एक मिनट में ऊपर चले जाती है। और एक ऊपर गया, देखो सामने नीरू शर्मा जी की दांत दिख रहे हैं, और नीचे गोगना जी का राम राम आ गई है। ये ऐसे उड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो मेरे को तो पढ़ा ही नहीं जाता जो आप लिख रहे हो, डेट टाइम 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 टाइम, है ना। तो उसके लिए तो हम वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, फोन ऑफ फ्रेंड, वीरवार के दिन, है ना। तो इस वीरवार मिस हो गया था, फिर मैंने कल फ्राइडे को कर दिया था, अब अगले वीरवार कर लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ट्रांजिट आने वाला है शुक्र ग्रह का, मेष से लेकर मीन तक हमारे किस हाउस को इफेक्ट करेगा, ताकि हम उसका फायदा ले सकें। आज के प्रोग्राम का ये लाभ लीजिए। ये जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि वो तो बड़ी जल्दी से ऊपर चली जाती है, मैं कौन सा उनको देख पाता हूँ। ठीक है, हाँ अब सारे खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत सारे स्माइलीज आ रहे हैं। चलिए, आपके स्माइलीज के बीच में आपको मैं बताता हूं कि शुक्र ग्रह 17 मार्च के बाद हमारे किस हाउस पे इफेक्ट करने वाला है,
और वहां पर आप सतर्क हो जाइए ताकि आपको लाभ मिल जाए। ठीक है। मेष लगन के जितने भी लोग हैं, मेष लगन के फर्स्ट नंबर लगन के लोग, उनके लिए शुक्र ग्रह 12वें घर में उच्च होने जा रहा है। तो 12वें घर में उच्च होने का मतलब अभी आपने समझा ही होगा। 12वें घर में उच्च होने का मतलब है कि बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि 12वें घर को विदेश का घर कहा गया है, 12वें घर को खर्चे का भी घर कहा गया है। 12वें घर का संबंध शुक्र और बृहस्पति के साथ हो जाए तो शुभ चीजों पे खर्चा होता है। गाड़ी ले ली, घर ले लिया, बेड ले लिया, रंग रोगन करवा लिया, ऐश्वर्य की कोई चीज ले ली। तो मेष लगन वाले तैयार हो जाएं, 12वें घर में शुक्र ग्रह आएगा तो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा और उमंगे लेकर आएगा। हालांकि अस्त है लेकिन फिर भी अपनी राशि का प्रभाव जरूर देगा। तो मेष लगन वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि शुक्र ग्रह आपके 12वें घर में होगा। हाँ, अस्त है इसलिए कुछ रेमेडीज होती हैं वो जरूर करें, जैसे वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करते रहें, शंकर भगवान का अभिषेक दही से करते रहें तो भी शुक्र तेज रहता है। राधा और कृष्ण जी को युगल जोड़ी सरकार कहा गया है। जहां पे युगल जोड़ी आ गया, युगल जोड़ी सरकार, तो वहां पर भी शुक्र ग्रह ही पनपता है। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आप भक्ति में जा सकते हैं तो भी शुक्र ग्रह एक्टिव रहेगा। तो मेष लगन वालों को फायदे होंगे। वृष लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह उच्च होगा 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक 11th हाउस में, जिसको प्रमोशंस का, इनकम का, आय, लाभ और यश का घर कहा जाता है। तो प्रॉफिट्स मिलने की पूरी संभावना। जिनकी प्रमोशन वीक है, प्रमोशन नहीं मिल रही, पंडित जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, प्रमोशंस मिलने की संभावना है। तो वृष लगन वालों का तो वैसे भी ये लगन का स्वामी है और अपने से लाभ के घर में जाएगा। जिनकी दशा चल रही हुई उनको तो 100% प्रमोशन मिलने वाली है, आनंद लीजिए। मिथुन लगन वालों के लिए मकर राशि 10वें घर में जाएगा ये शुक्र, मीन राशि में। तो 10th हाउस जो होता है वो जॉब का, नौकरी का, पिता का, सरकार का घर होता है। यहां पर उच्च शुक्र क्या फायदे देगा? अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है, पिता से आशीर्वाद मिल सकते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, निकल जा, ले ले पैसे, समझ गए? पिता का, बॉस का आशीर्वाद। तो ये किसके लिए है? मिथुन लगन वालों को पिता से फायदा हो सकता है। तो शुक्र ग्रह अस्त है, इसलिए थोड़ा थोड़ा माता लक्ष्मी का पूजन करते रहें तो आपको फायदा होगा। कर्क लगन वालों के लिए भाग्य स्थान में, किस्मत के घर में उच्च का शुक्र बहुत बढ़िया होता है कर्क लगन वालों के लिए, क्योंकि सुख स्थान का स्वामी भी है, लाभ स्थान का स्वामी भी है और उच्च होकर अब भाग्य स्थान में चला जाएगा। तो समझ लीजिए लाभ की संभावनाएं बनेगी, भाग्य जागृत रहेगा, किसी अच्छे काम में हाथ डालिएगा, क्योंकि ये योग होते हैं कि जिस चीज के ऊपर हाथ डालोगे वो पूरी हो जाएगी, है ना। कई बार हमने लेना होता है वाहन और किस्मत बोल देती है कि वाहन योग है, वो कहता जी मैं ना एक्सरसाइजिंग करने वाला साइकिल ले आया हूँ पंडित जी। मैं कहा चंगा भाई, मर्सिडीज गोवा बैठा है तो समझ गए कि उच्च का शुक्र आया था भाग्य में, उच्च का शुक्र भाग्य में, उससे क्या होता है पता? भाग्य खुलता है। जो हमारा थॉट्स होते हैं, जिसको लॉ ऑफ थॉट्स का कहते हैं, वो काम करता है तो वो असर देता है फिर उस समय में। और हमारा थॉट्स अगर छोटी चीज में फंसा रह जाए, वो छोटी चीज में पूरा हो जाता है। तो गाड़ी का योग है, साइकिल मत ले लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से पूछ लीजिएगा, समझ गए। सिंह लगन की बात करेंगे। सिंह लगन वालों के लिए शुक्र अष्टम भाव में उच्च हो रहा है। 8वां घर जो होता है उसको कहते हैं सीक्रेट हाउस, मिस्ट्री हाउस। यहां पर शुक्र उच्च हो गया तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से कोई छुपा हुआ खजाना खुलने वाला है। शुक्र ग्रह 8वें घर में उच्च हो गया तो कोई भूली बिसरी चीज सामने आने वाली है और जीवन में वो फायदा देके जाएगी, क्योंकि उच्च है। यहां पर केवल इतना ध्यान रखना है कि किसी ना किसी प्रकार की वो गायनी ट्रबल से आपको परेशान कर सकता है, तो वो आप संपर्क में रहिए अपने अपने डॉक्टर के, ठीक है। तो सिंह लगन वालों का छुपा खजाना बाहर आना। कन्या लगन की बात करें तो सप्तम स्थान में उच्च का शुक्र, सीधा सीधा जो लोग अविवाहित हैं और उस एज में हैं उनके लिए ये सुंदर योग बनेगा, क्योंकि सप्तम स्थान होता है विवाह का स्थान, और उस एज में हुए तो आपके लिए फायदा हो जाएगा।
कुंडली में विवाह का योग एक तरह से बन जाएगा। और जो यंग बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाएगा, लव अफेयर की तरफ, है ना। जो 40+ हैं वो नोटी नोटी हो जाएंगे, नोटी आफ्टर 40 हो जाएंगे। कौन होंगे? कन्या लगन वाले, कुंवारों की शादियां, युवाओं की जोड़ियां, और आफ्टर 40 नोटी हो जाएंगे, नोटी। शक्ति कपूर ना बन जाना। तुला लगन की बात करते हैं। 7 नंबर अगर आपका है तुला लगन, तो लगन से छठे घर में ये शुक्र रहेगा। छठा घर अच्छा नहीं होता भाई। छठे घर में शुक्र ग्रह खराब होता है। यहाँ पर प्रयास कीजिएगा, उलझिएगा मत किसी से, विशेषकर मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। यहाँ पे गड़बड़ पैदा कर देता है, क्योंकि छठा घर जो है ना, बदनामी भी करवाता है। ये शत्रु का स्थान होता है। और हनी ट्रैप जो होता है ना, हनी ट्रैप, वो बड़े खतरनाक है। आजकल लोग सब यूज करते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे आप एनजीओ में है, किसी संस्था में है। हनी ट्रैप का बड़ा यूज होता है आजकल। तो मैंने कल भी देखा था, किसी भाजपा के नेता की अश्लील वीडियो या ऑडियो चल रही थी। तो यहाँ पर बड़ा गड़बड़ होता है ये योग। ध्यान रखिएगा कि आज भी हिमाचल प्रदेश में एक पता नहीं कोई महात्मा जी पकड़े गए हैं हनी ट्रैप में। तो ये बड़ी गड़बड़ चीज होती है। छठे घर में शुक्र हो तो बच के निकल जाना चाहिए। तो अभी तुला लगन वालों को समझा रहा हूँ, आपके छठे घर में शुक्र है। साहिल शर्मा ने सीधा लिख दिया है, कहना ठरकी हो जाएंगे। और भरावा रहन दे, क्यों पंजाबी ਨੂੰ वापस बाहर बुला रहे हैं। तो तुला लगन वालों के लिए बीमारी की संभावना है। मेल टू फीमेल उलझिएगा मत, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। विशेषकर पुरुषों को मैं बता रहा हूं तुला लगन के, कि कोई फंसाएगी तो जेल भी लेके जाएगी, बच के रहिएगा रे। वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। 8 नंबर जिनका लगन है, शुक्र ग्रह उच्च होगा पंचम स्थान में। पांचवा घर होता है प्रेम संबंधों का। थोड़ा संभल कर बोलना पड़ेगा ना, मेरा अपना है। पांचवा घर होता है एजुकेशन का, विद्या का। पांचवा घर होता है सडन गेन का, अचानक लाभ का, लॉटरी का। पांचवा घर संतान का भी होता है। तो यहां पर उच्च का शुक्र, ये भी संतान उत्पत्ति का एक कारक होता है। उच्च का शुक्र पंचम भाव में हो, और वृश्चिक लगन की कुंडली हो, और जीवन में संभावनाएं हो, एक्सपेक्टेशंस हो, तो यहाँ पर परिवार की वृद्धि का योग हो जाता है। और वृश्चिक लगन वालों थोड़ा ध्यान रखना, आपका तो फ्री है, कोई चांस नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन लव अफेयर वाला मामला 24 घंटे खुला है भैया, ठीक है। पंचम भाव को लव अफेयर, प्रेमिका का घर, प्रेमिका घर, रोमांस का घर कहा गया है। और वृश्चिक लगन वालों के अब यहाँ पे अब बड़े खुश होंगे। अब देखो आ रहे हैं स्माइली बाहर निकल निकल के, है ना। तो पंचम भाव जागृत होगा। प्रेम संबंधों की पींगे पड़ सकती हैं, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। है तो उच्च, ना भी संभलेंगे चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। विद्यार्थी थोड़ा संभले। विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे उच्च का शुक्र ज्यादा बढ़िया नहीं है, स्कूल में कॉलेज में अफेयर हो जाता है। लेकिन ये पंचम भाव में उच्च का शुक्र हो, तो ये कहा जाता है कि ये डिजाइनिंग की तरफ बच्चा जा सकता है। समझे, आजकल वेब डिजाइनिंग है, आजकल इंटीरियर डेकोरेशंस हैं, और जहां भी जाएंगे बहुत सुंदर एम्बियंस होना चाहिए, एम्बियंस कि बैठने का मजा आए, अच्छे अच्छे वहां पे कलर हो, कॉम्बिनेशन अच्छा हो। तो जिन बच्चों का शुक्र पंचम में उच्च होता है, उन्हें फिर हम शुरू से सजेशन दे देते हैं कि आप क्रिएटिविटी लाइन में चले जाइए। क्रिएटिविटी में जाएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। स्टडी में आपके, जैसे फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं,
दशम कर्म स्थान है, पंचम संतान का घर है, तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का घर होता है। तो आप तो इसको डायरेक्ट तेज कर सकते हैं ना, क्योंकि देव लगन वालों को तो हम कहते हैं कि थोड़ा मंदिर चले जाना, प्रसाद चढ़ा देना। मकर लगन वाले तो सीधा डायमंड पहन ले, बस ओपल पहन ले, ज्यादा खर्चा डायमंड का नहीं कर पाते तो ओपल पहन ले। शुक्र को अपने ऊपर तेज करना है, अपने अच्छा परफ्यूम लगाएं, चंदन का उपयोग करें, दही से स्नान कर सकते हैं। तो ये जितना खुशबूदार रहेंगे आप, है ना, अच्छी वाइब्स आपकी आएगी। तीसरे घर का शुक्र उतना ही आपके जीवन में फिर से उमंगे और खुशियां ले आएगा और उदासियां दूर कर देगा। मकर लगन वालों के लिए पंचम भाव का भी स्वामी है, संतान विद्या बुद्धि का भी, और दशम भाव का भी स्वामी है, कर्म का भी। आइए अब कुंभ 11 नंबर लगन है जिनका, उनसे बातें करते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह की स्थिति 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक मुख में, वाणी में, धन में उच्च का शुक्र। तो ये बहुत सुंदर योग बनने वाला है। धन की वृद्धि होगी, कहीं से लेन देन अगर फंसा हुआ हो तो आने के चांस हैं भैया। वाणी में अब आपके फिर मधुरता आएगी, अब मंत्र मुग्ध करने वाली वाणी हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे, बुलाएंगे तो आएंगे वो, समझे। कई बार कहते हैं ना, बुलाती है जाने का नहीं है। अब अगर बुलाएगी तो भैया जाएंगे आप, क्योंकि उसकी वाणी में वो मधुरता आ जाएगी कुंभ लगन वालों की। तो कुंभ लगन के मुख में शुक्र बहुत सुंदर होता है। 2 बार ब्रश किया कीजिए जिनके मुख में शुक्र उच्च हो। मुख में इलायची जरूर चबाते रहा कीजिए, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, समझिए। और आफ्टर स्प्रे जरूर रखो, जो स्मोक करते हैं ना, स्मोक से राहु एक्टिव हो जाता है। वैसे तो मैं मना करता हूं कि नॉन वेज से भी बचिए, जीव हत्या है ना, और स्मोक से भी बचिए, क्योंकि स्मोक फिर तमाकू का इफेक्ट बढ़ाती है। तो फिर वो राहु जो है वो अगर आपके मुख में चला गया, दांत पीले हो गए, ब्लैक से हो गए, तो राहु आ गया सेकंड हाउस में। जिनके सेकंड हाउस में राहु आ गया, यानी कि दांत खराब कर लिए आपने, मसूड़े खराब कर लिए, अंदर गंदगी बना ली, उनका पैसा नाश होना शुरू हो जाता है, ये याद रख लीजिए। इसलिए कुंभ लगन वालों को एक विशेष समझ लीजिए समय मिला है धन की वृद्धि करने का। मुख को एकदम स्वस्थ, स्वच्छ और खुशबूदार रखिए। आपके लिए देखिए कितना प्यारा सुंदर सा उपाय है। तो मुख को जितना शुद्ध रखेंगे उतना ही ये शुक्र आपके लिए फायदेमंद होता जाएगा। धन की वृद्धि होगी, कुटुंब में भी वृद्धि होगी, दोस्तों में, परिवार में, हर तरह की वृद्धि हो जाएगी। आइए अंत में बताते हैं मीन लगन वालों के लिए लगन में ही शुक्र उच्च होने हैं, यानी कि यहां मस्तक पे शुक्र उच्च हो जाएंगे। तो जिनके लगन में शुक्र उच्च होंगे उन्हें समझ लीजिए कि दूर दूर से लोग पहचानेंगे, चेहरे पे रौनक होगी, चमक होगी। पति पत्नी अगर अलग अलग जगह रहते हैं, जैसे कोई ट्रांसफर हो जाके दूर चला जाता है, इधर जॉब हो रही है, उधर, उनके मिलन की घड़ी आ गई है। उच्च का शुक्र लगन में, समझ गए, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जीवन में बहुत ही सुंदरता, ऐश्वर्यता, स्नेह, प्रणय, विवाह का योग सब पैदा होता है। तो यहाँ पर ये मीन लगन वालों का लगन बहुत ही सुंदर हो जाएगा और आपके लिए फायदे की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये है 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक शुक्र ग्रह की बात की है हमने, ठीक है। अभी मेरे पास पंचांग है, उसकी अगली मैं देख लेता हूं क्या है। हाँ, 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक मीन में ही है। फिर ये अभी पुराना पंचांग है, उसके बाद जब संवत बदल जाएगा 6 अप्रैल के बाद ये नई पुस्तक आ जाएगी हमारे हाथ में, तो फिर वहाँ पे हमें मिलेंगे विवाह के योग भी। वो शायद पहला विवाह जंत्री में लिखा हुआ है अगली 24 अप्रैल, 22, 23 या 24 अप्रैल से विवाह के मुहूर्त शुरू होने हैं। 18 अप्रैल तक तारा डूबा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, ये शुक्र ग्रह की आज हमने बातें की हैं। शुक्र का संबंध जीवन में विवाह के साथ है, प्रेम संबंधों के साथ है, लव रिलेशंस के साथ है, लव अफेयर के साथ है, हमारे जीवन के कंफर्ट्स के साथ है। घर कैसा है, गाड़ी कैसी है, कपड़े कैसे हैं, एसी कैसा है, रंग कैसा है, पर्दे कैसे हैं, खुशबू कैसी है, उसका संबंध शुक्र के साथ है। और इस वीडियो में बड़े विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया है। हालांकि मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, और ये आपके काम आएगी वीडियो। अभी 68 लोग देख रहे हैं, इसको जरूर शेयर कर लीजिए,
इसको शेयर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि दोबारा दोबारा सुन के कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी पहले जो मैंने 40-45 मिनट बताया है, आपको पता चलेगा कि संतान क्यों नहीं हो रही, आपको पता चलेगा कि विवाह क्यों नहीं हो रहा, आपको पता चलेगा तलाक क्यों हो रहे हैं, आपको पता चलेगा दो दो शादियां क्यों हो जाती हैं, आपको पता चलेगा आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो जाते हैं। वो जो पहले 40-45 मिनट मैंने आपके साथ बातें की हैं उनमें लगभग आपके सारे आंसर हैं। और अगर आप इस टेक्निक को समझ गए एस्ट्रोलॉजी को, तो वो सारे जवाब आपको आपकी कुंडली वाले खुद मिल जाएंगे। मैंने इतना प्रयास किया साधारण सरल भाषा में और आसानी से बताने का, ठीक है। तो ये शेयर करने वाली वीडियो है आज, और बाई चांसली आज नेट ने भी हमें डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे ख्याल से पूरी वीडियो में आज ऑडियो तो नहीं डिस्टर्ब हुआ ना? कोई है नीचे? नीचे तो आप कोई शमिष्का गुप्ता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है उन्होंने, अब देखिए वो ऊपर चले गया, मैं क्या करूं उसका। यहाँ पे जितने भी लोग डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं लाइव में बात कर रहा हूँ, वो तो ऐसे ऊपर जा रहा है। वो जब ऊपर चला गया तो मैं तो ना तो उसको देख सकता हूँ, ना पढ़ा सकता हूँ, ना बना सकता हूँ कुंडली। तो अगर आपने कुंडलियां चेक करानी है तो 9872065786 पे व्हाट्सएप में आप मुझे अपनी डिटेल भेजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अब मैं आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको प्राइवेटली सारी बातें बताई जाएंगी। इस बार ये, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने बताया कि आज कोई डिस्टरबेंस नहीं आपको मिली। तो आप इस वीडियो को संभाल कर रख लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए। इसको शेयर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, घर में कई बार आफ्टर मैरिज कंसीव नहीं हो रहे आपका। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे कि आफ्टर मैरिज कंसीव नहीं हो रहा होता, तो हमें क्या पता चलता है कि संतान के घर में कोई ना कोई टेंशन होगी, जो पांचवा घर है। और क्योंकि शुक्र ग्रह जो है ये भी तो एक उत्पत्ति का ग्रह है, उत्पत्ति का। तो उत्पत्ति का जो ग्रह है वो अगर कुंडली में डिस्टर्ब हुआ और पंचम भाव में राहु बैठा हुआ या पंचमेश डिस्टर्ब हुआ तो वो कंसीव नहीं होने देता, संतान पैदा करने की शक्ति कमजोर कर देता है। ऐसे ही कई लोगों के विवाह में परेशानी आती है, ये लाइट पड़ती है आंखों में। ऐसे ही कई लोगों के विवाह में परेशानी आती है। तो देख लीजिए शुक्र कैसा है आपकी कुंडली में, अस्त है, वक्री है, नीच है, राहु केतु के साथ है तो भी खराब है, मंगल और सूर्य के साथ है तो भी खराब है, और सप्तम भाव में अगर खराबी हुई तो वैवाहिक परेशानी पैदा कर देता है, पता चल जाता है। ऐसे ही दूसरा घर जो पैसे का है, 11वां घर जो इनकम का है, उनका भी मालिक एक तरह से शुक्र ही है, क्योंकि पैसे का संबंध है लक्ष्मी माँ का। तो ये आज का जो वीडियो है ना, विदाउट डिस्टरबेंस ऊपर वाले ने हमें दे दिया है, नहीं तो यहाँ पे रोज नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको आप शेयर कीजिए। और जो पर्सनल लोग यहाँ लिखते हैं ना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि कभी भी ओपन स्टेज के ऊपर अपनी ये डेट टाइम प्लेस मत लिखिए, लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं। लोग अब आपने लिख दिया जी मेरी फलानी 19 अक्टूबर 1995 आदित्य शर्मा है, ठीक है, अरुणा शर्मा जी ने लिखा है किसी का कि उसकी मैरिज का बताइए। अब सारी दुनिया को पता चल गया कि 1995 का बर्थ है इस लड़के का, इसकी शादी नहीं हो रही। देखिए ना, ओपन प्लेटफॉर्म पे अरुणा शर्मा ने लिख दिया आदित्य शर्मा का, और मैंने उसको पढ़ तो लिया लेकिन वो ऊपर चला गया। वो कह रहे हैं मैरिज का बताएं, जॉब का बताएं, कैरियर क्या। इसका मतलब 95 का बर्थ है, अभी तक उसका कैरियर सेट नहीं हुआ, अभी तक उसकी शादी नहीं हो पा रही है। कोई नुक्स होगा भाई। अब दुनिया क्या सोचेगी, कोई नुक्स होगा जो इसकी शादी नहीं हो रही, इसका कैरियर नहीं ठीक आदित्य शर्मा का। तो आप ओपन प्लेटफॉर्म पे लिख देते हैं मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरा पति भाग गया, मेरी पत्नी आ नहीं रही, वो कह रहा जा नहीं रही। तो आप अपना भेद खोल देते हैं। अभी वो पता चल रहा है 28-29 साल के लड़के की शादी नहीं हो रही, इसका मतलब नालायक होगा। सोचने वाला क्या सोचेगा, शराब ना पीता हो, ड्रग एडिक्ट्स ना हो, उल्टे सीधे वो जैसे वो शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन रिश्ता लेके जाता है उसका, धर्मेंद्र का, जय वीरू का, वो किस्सा आपने सुना होगा, है ना, कि जब पी लेता है तो फिर जुआ भी खेलता ही है ना, जब जुआ खेलता है तो फिर उड़ाता भी है नर्तकियों के ऊपर। फिर ये तो राजे महाराजाओं का काम है।
फिर वो मौसी कहती भाग यहाँ से। तो ऐसे आपने लिख दिया है कि आदित्य शर्मा की शादी और कैरियर के बारे में बताएं, तो यहाँ पे बहुत सारी मौसियां बैठी हुई हैं और बहुत सारे वो लोग बैठे हुए हैं जो भांजी मार देते हैं। याद रख लीजिए, जो लोग अपनी अपनी सीक्रेट बात को यहाँ पे ओपनली लिख रहे हैं ना, आपको पता नहीं है यहाँ पे बहुत सारे वो दोस्त बैठे हैं जो जड़ें काटना चाहते हैं, जो भांजी मारना चाहते हैं। मौसी बैठी है, वो कहती भले ही बसंती कुंवारी रह जाए लेकिन तेरे दोस्त के साथ शादी नहीं करूंगी अब, क्योंकि वो 95 का है, फिर भी उसका कैरियर ठीक नहीं हुआ, गड़बड़ करता होगा कुछ ना कुछ। इसलिए ये सीक्रेट काम होता है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। और वैसे मैंने आपको एक चांस दिया हुआ है, हर वीरवार हम फोन फ्रेंड करते हैं, वह बात आती है खत्म होती उड़ जाती है। चलिए दोस्तों, अब ये 1 घंटा 19 मिनट हो गया है, इसको बंद करते हैं, ठीक है। पंकज गोयल जी, जय श्री बालाजी। तो अब आपने इस एपिसोड में सुन लिया है शुक्र ग्रह का सारा खेल, ट्रांजिट भी समझ लिया है, और शुक्र की जो मैंने आपको बातें बताई हैं पहले 40-45 मिनट में, वो तो सारे लोगों की कुंडलियों के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। इसको आप संभाल लीजिए, ठीक। अब हमारे पास अगली इंफॉर्मेशन है, हाँ, फागुन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 11 मार्च 2021 गुरुवार के दिन शिवरात्रि है। तो ये बड़ा ही पावन पर्व आ रहा है, भोलेनाथ के विवाह का सुंदर अवसर है। अभी इसमें थोड़ा टाइम है, तो मैं कोशिश करूंगा एक आध एपिसोड आपको शिवरात्रि के ऊपर बताया जाए कि किस प्रकार शंकर भगवान ने लीला की थी, किस प्रकार शिव जी ने लीला की थी। शिवरात्रि के दिन माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती के साथ मिलन हुआ था। भगवान शंकर के गले में 108 मुंडों की माला थी, जिसे देखकर माँ पार्वती घबरा गई। शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु, ये 108 मुंड क्या है आपके गले में, नर मुंड, खोपड़ियां क्या है। तो शंकर बाबा मुस्कुराए, कहने लगे कि हे देवी, ये सब तुम्हारी है, ये सब तुम्हारी खोपड़ियां हैं, नर मुंड जो है ना। शंकर बाबा भूत भावन है। तो वो और परेशान हुई मां पार्वती, वो कहते ये मुझे तो पता भी नहीं है। तो 108वां मिलन था पार्वती और शंकर जी के रूप में। फिर वो जो 108 नर मुंडों की कथा सुनाते हैं भगवान, उसको कहते हैं अमर कथा। और वो भी सुनते सुनते सो गई थी देवी, वो भी सो गई थी देवी सुनते सुनते। वो भी 2 कबूतरों ने सुन ली थी। वो आज भी अमरनाथ की गुफा में, आज भी उन कबूतरों के भी दर्शन हो जाते हैं उस जलवायु में, जहां पे कोई घोंसला नहीं बना सकता, कोई चिड़िया पंख नहीं फड़फड़ा सकती, कोई पंछी वहां तक जा नहीं सकता माइनस टेम्परेचर में। वहां पर आज भी कबूतरों की उस जोड़ी के दर्शन होते हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ के मुख से अमर कथा सुनी थी। तो ये शिवरात्रि के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, जो शिव पुराण पढ़ने वाले भक्त हैं उन्हें तो पता होगा, ठीक है। तो प्रयास करूंगा 11 मार्च से पहले, अगर प्रभु ने शक्ति दी, आज्ञा दी, तो शिवरात्रि की भी कुछ बातें करेंगे। और दूसरी इंफॉर्मेशन है 13 मार्च, वो तो शनि अमावस है, जिन लोगों की कुंडलियों में कालसर्प दोष वगैरह है वो लोग प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन है 28 मार्च, वो है फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, होलिका का दहन होगा। और ब्रिज की होली दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। अब तो वहाँ पर तो शुरू हो चुकी हुई है ब्रिज की होली। जो लोग बड़ी दूर दूर से, बड़े गोरे अंग्रेज वो कवर करने आते हैं, बड़ा वर्ल्ड का मीडिया इस समय वृंदावन में होगा ब्रिज की होली देखने के लिए। तो होलिका दहन होगा 28 मार्च को। वो भी कथा प्रहलाद की और होलिका की करेंगे जब होली के नज़दीक पहुंच जाएंगे, ठीक है। हिरण्यकश्यप की बातें करेंगे, भगवान ने फिर नरसिंह अवतार लिया था उसके बारे में होली के बाद बातें ये शुरू होंगी। तो नीचे लिख रहे हैं दिवाकर मिश्रा जी, प्रभु जी फ्री वालों की इतनी बेइज्जती ना करें। ना भैया ना, ये आपका गलत शब्द है। ये जो आपने लिखा ना बेइज्जती ना करें, मैं कौन होता हूँ आप लोगों की बेइज्जती करने वाला। बेइज्जती खुद इंसान अपनी आप करवाता है, अपने सीक्रेट दूसरों को बुलाकर, समझे। तो दिवाकर मिश्रा जी, आपकी जो बात है ये मेरे ऊपर नहीं लागू होती, ये उधर आपकी तरफ ही लागू होती है, दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये आप अपनी बात अपने पास रखिए, मेरी तरफ से सबका इज्जत है, सम्मान है। उल्टा मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं कि कीप योर सेल्फ सीक्रेट, अपनी बातों को सीक्रेट रखें। ये गुरु शिष्य का
ब्राह्मण का, ज्योतिषी का और पूछने वाले का सीक्रेट टॉक्स होती है। ठीक है, तो हाँ, ये जो ज्योतिष सिखा रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं, ये सीखने की बात है, समझने की बात है। ठीक है, चलिए, ये दिवाकर मिश्रा जी की बात को सुनिए, समझिए। इन्होंने कटाक्ष किया आप सब लोगों के ऊपर, क्या क्या आप लोग बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी, आप ही। मैं नहीं करता किसी की, आप खुद ही करवाते हैं। चलिए, अब बंद करें अपना, है ना, तमाशा। तो मित्रों, दिवाकर मिश्रा जी बहुत खुश हो गए हैं, और अरुणा शर्मा पूछ रही हैं प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताएं। हाँ जरूर, 9872065786, अरुणा शर्मा जी के रिप्लाई लाइन में कोई ये नंबर लिख दो, उनको पता चल जाएगा। इस नंबर पे सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मिलती हैं। कोई दोस्त इनके नीचे टाइप कर दो रिप्लाई में, 9872065786 पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, नाम, डेट, टाइम और प्लेस। वहां पर आपको जो भी आपकी कुंडली पहले बनेगी, कंप्यूटर में निकालेंगे, उसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे, चेक करेंगे कौन सा ग्रह कैसा है, कौन से ग्रह के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है, तब जाके आपकी सोल्यूशन बताई जा सकती है। ठीक, रीत सेखों जी, आपका स्वागत है। और अब हम वैसे तो वाइंड अप कर चुके हैं, फिर भी आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 1 घंटा 25 मिनट, 25 मिनट तक, 1 घंटा 25 मिनट तक हमारी बात हो चुकी है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बलजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी इस लाइव में जुड़े हुए हैं। अभी भी 58 लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।